नमस्कार दोस्तों सत्ता का मोदी मॉडल इस देश में सिर्फ चुनाव की ओर ही देखता है। उसके हर काम में चुनावी जीत का लक्ष्य घुला मिला रहता है। इसलिए सनातन चले आ रहे महाकुंभ को भी बीजेपी सत्ता आस्था से ज्यादा प्रचार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इसका दुखद पहलू प्रयागराज से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक हम सब ने देखा। लेकिन सत्ता का मोदी मॉडल किधर देख रहा है? सत्ता और सिस्टम अगर काम को देख रहे होते तो शायद महाकुंभ की वजह से प्रयागराज से दिल्ली तक मची ये चीख पुकार रोकी जा सकती थी दोस्तों। लेकिन जैसा हमने पहले ही सवाल किया कि आखिर सत्ता का मोदी मॉडल अब किधर देख रहा है? महाकुंभ के दौरान वो दिल्ली और अयोध्या के मिल्कीपुर का चुनाव देख रहा था। इसके लिए महाकुंभ के हादसे के बावजूद नरेंद्र मोदी एन वोटिंग वाले दिन संगम में डुबकी लगा रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री मोदी शायद बिहार के मुख्यमंत्री अपने सहयोगी नीतीश कुमार की अगवानी का इंतजार कर रहे थे। नीतीश कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी खुद भी 24 फरवरी को बिहार जा रहे हैं। यानी सत्ता का मोदी मॉडल अब बिहार के चुनाव को देख रहा है। बिहार में पिछले 35 साल से नीतीश कुमार और लालू यादव ने देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को सीधे सत्ता से दूर रखा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की राजनीति, नीतीश कुमार की राजनीति और बदलते राजनीतिक हालात ने दोनों ही पार्टियों के लिए बिहार में जमीन तैयार कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से आज हम भी इस जमीन को परखेंगे दोस्तों। इसकी शुरुआत बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से ही करनी होगी। 30 दिन के एक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को राजनीति के लिहाज से देश के दो बड़े राज्यों की सत्ता से 35 साल का वनवास दिला दिया था। ऐसे में अब उसी मुख्यमंत्री के राज्य में कांग्रेस कम से कम मुख्य लड़ाई में आती दिख रही है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। 30 दिन के ये मुख्यमंत्री थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल। बिहार में 1968 में सिर्फ 30 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भारत की राजनीति और इतिहास में अमर हो गए। अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ा वर्ग की अपनी उस रिपोर्ट से, जिसे मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, और 1990 में लागू हुई मंडल कमीशन रिपोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा उलटफेर किया कि कांग्रेस तब से आज तक इन दो राज्यों में सत्ता पाने के लिए तरस रही है दोस्तों। मंडल की राजनीति उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेता सामने लाई, जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, तो बिहार में लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार सरीखे नेता सामने लाई। बिहार में 1985 में कांग्रेस ने आखिरी बार सरकार बनाई थी। करीब 40% वोट और 196 सीट के साथ उस वक्त लोकदल हुआ करता था, जिसे 15% वोट और 46 सीट मिली थी। अटल आडवाणी वाली बीजेपी को 7.5% वोट और 16 सीटें मिली थी। उसके बाद मंडल की राजनीति से बने लोकदल से निकली लालू यादव की आरजेडी और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी, जो आज नीतीश की जेडीयू है। जाति आधारित इस राजनीति ने बिहार में पहले 15 साल तक लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता में बिठाया, तो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है। लालू की सियासत ने अपने बाद पिछड़े वर्ग के नीतीश का ही एक रास्ता खोला, लेकिन नीतीश की सियासत 20 साल बाद एक ऐसे मोड़ पर आ गई है दोस्तों, जहां उनके कंधों पर सवार होकर बीजेपी की भी घुसपैठ बिहार में हो गई। बीजेपी इस तरह उत्तर प्रदेश में ही मायावती का प्रत्यक्ष और परोक्ष सहारा लेकर ही आगे बढ़ी। राहुल गांधी ने भी मौजूदा सियासत की नब्ज ऐसी पकड़ी कि कांग्रेस भी बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में कदम बढ़ाने लगी दोस्तों। बिहार में राहुल गांधी की राजनीतिक लकीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाइन से टकराती नजर आ सकती है, लेकिन पिछले दिनों पटना में राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक लकीर यह कहते हुए बड़ी भी कर दी और बेहद साफ भी कि बात सिर्फ प्रतिनिधित्व की नहीं, असल ताकत की है, जो आज भी चंद हाथों में सिमटी है दोस्तों। इसीलिए नीतीश कुमार की जाति जनगणना को राहुल गांधी खुलेआम बेमानी बताते हैं दोस्तों। नीतीश का वो कदम वैसे भी बेमानी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसके लागू करने की स्थिति को खारिज कर दिया है और नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने के बावजूद नीतीश कुमार केंद्र के जरिए उसे
लागू भी नहीं करवा पा रहे हैं। जबकि बीजेपी बिहार में भी नीतीश सरकार में सहयोगी है। 1990 के बाद से अभी तक बिहार की राजनीति सिर्फ राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही है दोस्तों। ऐसे में बिहार की राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को कम से कम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थैंक यू बोलना तो बनता है। जिस तरह कांग्रेस बिहार की मुख्य राजनीति से दूर है, उसी तरह बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया दोस्तों। इस बात की टीस प्रधानमंत्री मोदी के दिल में है, तो राहुल गांधी भी अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं। वैसे कांग्रेस के साथ बिहार में एक अजीब टोटका भी जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के श्री कृष्ण सिन्हा मुख्यमंत्री बने और सपना 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया और दोबारा भी उनको चुन लिया गया। लेकिन श्री कृष्ण सिन्हा के बाद 1990 तक कांग्रेस के 17 मुख्यमंत्री और बने, लेकिन कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 1979 में जगन्नाथ मिश्रा आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, वो भी महज 94 दिन तक सत्ता में रह पाए। इन बातों से यह भी साफ हो जाता है दोस्तों कि जब बिहार में कांग्रेस पूरी मजबूती से सत्ता में थी, उस वक्त भी संगठन में खींचतान जमकर होती थी। उस वक्त कांग्रेस के ज्यादातर मुख्यमंत्री स्वर्ण और अगड़ी जाति से ही थे। 1990 में मंडल की आंधी ने कांग्रेस की पूरी राजनीति तितर बितर कर दी और आज कांग्रेस के पास बिहार में भरा पूरा संगठन तक नहीं है। 2013 में जब दिल्ली में कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में आई, तो उन्होंने बिहार की कमान बड़े भरोसे के साथ जिन अशोक चौधरी को सौंपी, वो 5 साल बाद संघर्ष की राह छोड़ सत्ता के साथ नीतीश की पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद से राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदली और अलग अलग राज्यों से भी पहले पूरे देश में कांग्रेस को एक विचारधारा के रूप में जिंदा करने के मिशन में जुट गए। वैसे सवाल यह भी नहीं है कि कांग्रेस के पास नेता नहीं, उससे भी बड़ी मुश्किल है कि कांग्रेस के पास बिहार में कोई वोट बैंक भी नहीं बचा जिसके बूते वो अपनी कुछ सीटों की गारंटी कर सकती। मंडल की राजनीति के बाद लालू यादव और अब तेजस्वी यादव ने यादव और मुस्लिम वोट बैंक को साधा, जिसके साथ कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग और थोड़ा हिस्सा दलित का मिलाकर लालू को सत्ता में बनाए रखे। बाद में पिछड़ी जातियों ने महसूस किया कि ओबीसी की सारी मलाई ज्यादातर यादवों के हिस्से में जा रही है, तो लवकुश समीकरण के साथ नीतीश आगे आ गए। कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा वोट मजबूत हुआ तो मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा भी सत्ता के साथ नीतीश के पाले में शिफ्ट हो गया। नीतीश ने बहुत समझदारी से शराबबंदी और स्वयं सहायता समूह के जरिए जातियों के बीच ही महिला वोट बैंक भी अपने हक में कर लिया। नीतीश ने दलितों में महादलित और पिछड़ों में अति पिछड़ा यानी ईबीसी का बंटवारा भी कर दिया। इन सब की बदौलत 20 साल से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हैं, लेकिन बार बार बीजेपी और आरजेडी के बीच पाला बदल करने से मुस्लिमों के बीच उनकी साख थोड़ी कमजोर जरूर हुई है। ओबीसी के कुछ हिस्से जो यादव वोट बैंक के साथ सहज नहीं रहते, वो भी नीतीश से कुछ छिटक गए। इन सब के बीच दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश रामविलास पासवान ने की, लेकिन उनकी ज्यादातर सियासत दिल्ली में ही रही। उनके बाद रामविलास के भाई और बेटे में टकराव ने दलितों का कोई सार्वभौम नेता नहीं बनाया। जैसे यूपी में मायावती थी या अब चंद्रशेखर रावण। जातीय समीकरण के इस खेल में स्वर्ण और अग्रणी कांग्रेस के साथ ही आए, लेकिन बहुत जल्दी बीजेपी के कमंडल की राजनीति ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इस तरह से बिहार में कांग्रेस सबसे कमजोर पिच पर पहुंच गई दोस्तों। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह आरक्षण और संविधान बचाने का मुद्दा उठाया, चुनाव से भी पहले अपनी 2 भारत जोड़ो यात्राओं के जरिए लोगों के बीच पहुंचे और गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए न्याय की बात शुरू की। हिस्सेदारी के मुताबिक भागीदारी की चर्चा को आखिरी पायदान तक ले जाने की मुहिम छेड़ी। उसने कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दी। नीतीश कुमार की बार बार पलटने की सियासत और एंटी इनकम्बेंसी तो लालू यादव का बीमारी की वजह से सक्रिय राजनीति से दूर होते जाना,
इन सब हालात में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी बिहार में एक मजबूत विकल्प के तौर पर बढ़ने लगी दोस्तों। अब राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं वो बिहार के जातीय समीकरण के खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। दलित और आदिवासी भी राहुल गांधी की राजनीति के साथ खुद को फिर से जोड़ने लगे हैं। मुस्लिम भी अब राज्य और देश दोनों को एक नजर से देखते हुए कांग्रेस की ओर वापस लौट रहे हैं। यानी बिहार में समीकरणों की राजनीति में कांग्रेस खुद को ठोक बजाकर दुरुस्त कर रही है। अब कमजोर कड़ी है तो उसका संगठन, जैसे राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे को मजबूती से और तेजी से तैयार करना होगा। इस बारे में कांग्रेस की पड़ताल भी हम किसी वीडियो में करेंगे दोस्तों। बिहार की बदलती सियासी फिजा में कांग्रेस मेन स्ट्रीम में नजर आने लगी है तो बीजेपी भी अलग फलक दूर तक फैल चुकी है। लेकिन नेता के मामले में बीजेपी भी कांग्रेस की ही तरह मजबूत नजर आती है दोस्तों। केंद्र में लगातार प्रधानमंत्री मोदी ऐसा ताकतवर नेता होने और उनके कथित चाणक्य अमित शाह के होने के बाद भी बिहार में बीजेपी के पास अपना कोई दमदार नेता नहीं। कुछ समय पहले ही बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो असल भाजपाई हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आरजेडी और जेडीयू से आए सम्राट चौधरी थे, जो फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री है। बीजेपी भी राज्य के मजबूत संगठन और कद्दावर नेता के लिए तरस रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी जानते हैं कि एनडीए का सबसे बड़ा दल बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार के साथ होने और उनके वोट ट्रांसफर होने की वजह से ही बनी है। नीतीश के वोट बैंक के सहारे बीजेपी का आगे बढ़ना मोदी और शाह की पुरानी स्ट्रैटेजी है, जो वो अपने सहयोगी दलों के साथ अपनाते हैं दोस्तों। ऐसे में राजनीतिक चाल की बदौलत ही सही, इस बार बीजेपी भी बिहार चुनाव में एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ सकती है। लेकिन चुनावी जंग में फिर सारी बिसात जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही बिछनी है। ऐसे में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और भी कई छोटे छोटे दलों की अपनी भूमिका होगी। अब की बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जातीय जनगणना का खेल और असर भी दिखेगा। बिहार की जातीय जनगणना को देखें तो 17.7% मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा इस बार कांग्रेस के पाले में जा सकता है। हालांकि इसे बांटने के लिए ही मोदी और शाह हैदराबाद से ओवैसी को बिहार लाते हैं। यह भी कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई। नीतीश का बनाया अति पिछड़ा वर्ग 36% है। इस वर्ग में नीतीश, मोदी, शाह, राहुल गांधी और बिहार के दूसरे दलों की भी दावेदारी है। यानी सबसे ज्यादा बिखराव इसी वोट बैंक के होने की आशंका है। पिछड़े वर्ग के करीब 27.25% वोट बैंक पर बड़ी दावेदारी आरजेडी की है। लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर क्षेत्रीय दलों के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस भी दावेदारी करेंगी। पिछड़ी जातियों के बाद, यानी कि पिछड़ी जातियों में जो यादव 14.26% और कुशवाहा 4.27%, कुर्मी भी 2.87% और धानुक 2.13% है। दलितों का करीब 20% का बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हर पार्टी की निगाह में है। पिता के बाद चिराग अभी दलितों के बड़े नेता नहीं बन पाए हैं। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर की नजर इस बड़े वोट बैंक पर है। उनकी जो नई नवेली पार्टी जन स्वराज है, उसकी कमान उन्होंने मनोज भारती नाम के एक दलित को ही थमा रखी है। जबकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण यानी स्वर्ण वर्ग से आते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के देश भर का पैटर्न यह बताता है कि दलित अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर लौट रहे हैं। स्वर्ण आबादी करीब 15.5% है, जिस पर बड़ा दावा तो बीजेपी ही करती है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस जोड़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि इस बार कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, बशर्ते कि वो कैंडिडेट्स का चुनाव ठीक से करे। वैसे राहुल गांधी जिस तरह दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करते हैं, उससे स्वर्ण का छिटक भी सकता है। लेकिन इस वर्ग में नीतीश ने 3 मुस्लिम जातियों को भी रखा है। भूमिहार भी यहां है, ब्राह्मण भी हैं। तो कांग्रेस सही रणनीति से इस वोट बैंक को अपनी मजबूती बना सकती है। आदिवासी समाज करीब 2.25% है।
जातियों के समीकरण से जो समझ आता है वो ये कि बिहार के क्षत्रप तो पहले से ही अपने अपने वोट बैंक को समेट कर बैठे हैं और उनकी राजनीतिक ताकत जो भी है वो सामने है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस जिस तरह मुख्य लड़ाई में आगे आते दिख रहे हैं, वो इन वोट बैंक में कैसे सेंधमारी करते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। अमित शाह पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लेकर कांग्रेस जिस मुखरता से चल रही है, उसे फायदा मिलने की उम्मीद है। राहुल गांधी तो सीधे मोदी और शाह के निशाने पर हैं ही, कानूनी शिकंजा भी उन पर अच्छे से कसा गया है। इन सब का फायदा भी कांग्रेस लेने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी पहले से ही जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर बेहद सक्रिय है। नीतीश की जातीय जनगणना को फेक बताकर आगे बढ़ चुके हैं। कांग्रेस की इस बढ़त को बीजेपी अपनी चुनावी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जरिए ही काउंटर करेगी। गिरिराज सिंह तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल ही चुके हैं। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है का मंत्र भी सामने है। ऐसे में इस बार बिहार की राजनीति बहुत बड़ा बदलाव दिखा सकती है दोस्तों, खासतौर से तब जब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के आरोप लग रहे हैं। सिस्टम और मशीन पर कब्जे के आरोप उन पर पहले से ही लगते रहे हैं। अब क्षेत्रीय दल के तौर पर मौजूद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और उनके नेता तेजस्वी यादव का कांग्रेस के साथ तालमेल ही बिहार की सत्ता से बीजेपी को दूर रख सकता है, या फिर तमाम बयानों और सफाई देने के बावजूद किसी भी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें और बिहार को तेजस्वी की सियासत से जोड़ दें। वैसे ही जैसे लालू के बाद नीतीश आए और बिहार में बीजेपी या कांग्रेस सीधे सत्ता से दूर ही रहे। देखते हैं दोस्तों, बिहार राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा उर्वरक राज्य है, ये आप हम सब जानते हैं। यहां जितनी जातियां हैं उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक समीकरण हैं, जिनकी पड़ताल हम करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया करके इसे शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी ये कोशिश, हमारी ये मेहनत आपको कैसी लग रही है, जिससे कि हम और भी खोज खबर करके बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।